न योगी आदित्यनाथ न शिवराज सिंह चौहान अन्नामलाई होंगे बीजेपी के कप्तान। जी हां, इस समय राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। एक लंबा समय हो गया है, लोग इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी के समर्थक इंतजार कर रहे हैं और बीजेपी के समर्थकों से ज्यादा इंतजार कर रहा है विपक्ष। लेकिन अब एक और नाम की एंट्री हो गई है तमिलनाडु से, नाम है अन्नामलाई। अब इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों अन्नामलाई को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है और क्या अमित शाह ने जो वहां मीटिंग करी थी तमिलनाडु में अभी कुछ दिन पहले, उसका कोई एक बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, उसके पीछे क्या एक कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। सबसे पहले आप समझिए कि अमित शाह का वो धुआंधार प्लान क्या है जिसके चलते अन्नामलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही है। सबसे पहले अन्नामलाई कहां से आते हैं? दक्षिण राज्य से आते हैं, नाम है उस जगह का तमिलनाडु। अब मोदी का सपना पूरा करना है। मोदी का सपना क्या है? अब आप सोचेंगे कि प्रधानमंत्री भी बन गए, एक लंबा कार्यकाल भी हो गया, जो चाहा वो बिल भी पास करा दिया, अब मोदी का सपना क्या बचा? मोदी का सपना अभी यह है कि भारत में दक्षिण राज्यों में बीजेपी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी अन्य जगहों पर है। अब दक्षिण राज्यों में नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट का धीरे धीरे समय भी आ रहा है, तो नरेंद्र मोदी रिटायर हो उससे पहले अमित शाह ये चाहते हैं कि दक्षिण राज्यों में भी, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऐसे तमाम राज्यों में भी भाजपा की सरकार आ जाए और नरेंद्र मोदी के रहते हुए आ जाए। साथ ही साथ स्टालिन को जो है वो सत्ता से हटाना चाहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में एक लंबे समय से देखिए जो डीएमके पार्टी है तमिलनाडु में, उसका एक अपना अलग सिस्टम चलता है, अलग मजबूती है वहां पर। अब उसी को कमजोर करना चाहते हैं और तमिलनाडु में स्टालिन को हराना चाहते हैं। और स्टालिन के कुछ उन बयानों का भी आप मैं जिक्र करूंगा जो लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए या उससे पहले दिए गए, जहां सनातन को डेंगू बताया गया। इन तमाम बयानों से भी कहीं ना कहीं अमित शाह जो है उस पर दिमाग लगा रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, उसको टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बात, दक्षिण राज्यों को खुश करना चाहते हैं। अब दक्षिण राज्य कैसे खुश होंगे? दक्षिण राज्य ऐसे खुश होंगे कि वहां के किसी एक नेता को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में मिल जाए, कोई मंत्री बना दिया जाए या फिर कोई बड़ा पद दे दिया जाए। तो अन्नामलाई में वो कैलिबर है, अन्नामलाई में वो क्षमता है कि वो अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका निर्वहन भी कर लेंगे, उसको आसानी से चला भी लेंगे, सब कुछ मैनेज भी कर लेंगे। और साथ ही साथ जो बीजेपी अपना दांव मजबूत करना चाहती है दक्षिण राज्यों में, वहां पर भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। अब अन्नामलाई जहां से आते हैं तमिलनाडु से, वहां पर वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। अब 9 अप्रैल को इस मामले से कंफर्मेशन हो गई है कि 9 अप्रैल को तमिलनाडु का बीजेपी अध्यक्ष जो है वो चुना जाएगा। अन्नामलाई ने खुद इस बात का ऐलान किया कि वो इस पद के अध्यक्ष के रेस में नहीं है, उनको दिल्ली बुलाया गया है। कि और अब दिल्ली में क्या क्यों बुलाया गया है, इसके पीछे का गेम समझिए। हो सकता है कि मैंने जैसा बताया कि दक्षिण राज्यों से ही कोई एक ऐसा नेता निकल कर आए जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाले, वही कप्तान बन जाए। तो अन्नामलाई ने वो काम क्या किया, अन्नामलाई ने ऐसा क्या कर दिया कि डायरेक्ट प्रदेश अध्यक्ष उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसके पीछे की कहानी समझिए कि क्या है, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन तमिलनाडु में अमित शाह क्या गेम करना चाहते हैं, तमिलनाडु को लेकर क्या वहां पर दिमाग लगा रहे हैं स्टालिन को हराने के लिए? सबसे पहले समझिए, तमिलनाडु की राजनीति की अगर बात करें तो 3 प्रमुख पार्टियों की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आती है डीएमके, फिर आती है डीएमके ये, फिर उसके बाद आती है कांग्रेस, फिर बीजेपी का परसेंटेज वहां पर बहुत ही लचर है, वो स्थिति तमिलनाडु में खराब है। लेकिन अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद से बीजेपी का लोकसभा चुनाव में परसेंटेज 10 से 11% हो गया, यानी कि जहां निराधार था वहां उनका जनाधार तैयार हो गया, कुछ ना कुछ वोट बेस बैंक जो है बना। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो मैंने लिखा हुआ है एआईडीएमके, ये जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, ये भी चाहती है कि स्टालिन चुनाव हार जाए, बीजेपी भी यही चाहती है कि भैया चुनाव हार जाए। तो दोनों लोग ये चाह रहे हैं कि इनको हराना है तो साथ में ही क्यों ना आ जाए। और बीजेपी इस बात से बिल्कुल दूर नहीं, बीजेपी तो चाहती है कि उसका जो थोड़ा वोट बैंक जो बना है, बेस जो बना है, उसको और मजबूत किया जाए। ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, इस बात से अंदाजा लगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 65 या 66 सीटें जो है एआईडीएमके की वहां पर तमिलनाडु में, उसके बाद स्टालिन की पार्टी डीएमके की है। तो ये वो पार्टी है जिसमें वो कैलिबर है कि वो डीएमके को हरा सकती है। और अगर बीजेपी को उसका साथ मिल गया या बीजेपी इनके साथ चली जाती है तो कहीं ना कहीं उस बात का बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अभी नया नया वोट बेस बैंक बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी और इस गठबंधन दल को फायदा मिल जाएगा अगर साथ में गठबंधन करते हैं तो। लेकिन इनकी शर्त कुछ अलग है,
ये कह रहे हैं कि आपने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया था अन्नामलाई को, उन्होंने हम पर बहुत हमले किए, वार मतलब मुंह से शब्दों के वार किए, बहुत कुछ उल्टा सीधा नरगल बोल गए, इनका इस पार्टी का कहना है। अब तो अमित शाह ने इनसे पूछा कि क्या करना है आप बताइए। उन्होंने बोला अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दीजिए, हमारे साथ हाथ मिला लीजिए। अमित शाह ने कहा डील डन। अब अन्नामलाई को इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया क्योंकि इस पार्टी के साथ में इनको करना है गठबंधन, और ये वो पार्टी है जो डीएमके को हराने की क्षमता रखती है और बीजेपी के साथ मिलकर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बड़ा खेल कर सकती है, बड़ा उलटफेर कर सकती है। इस वजह से अन्नामलाई को हटाया गया। अब आप सोचेंगे कि जिस व्यक्ति ने, जहां उनका वोट बैंक ही नहीं था, वोट ही नहीं था, वहां पर अन्नामलाई ने 10, 11, 12% वोट दिलवाए बीजेपी को अपने दम पर। पूर्व आईएएस भी रहे हैं और तमाम तरीकों की जो है पदयात्राओं में शामिल हुए। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था खुद को कोड़े मारते हुए। उसके बाद से तमाम तरीके की चीजें जो है अन्नामलाई की देखने को मिली और अन्नामलाई बड़े चर्चित रहे तमिलनाडु में। अब जिसने इतना काम किया, जिसने इतना बेहतर प्रदर्शन किया, तो उसकी कुर्बानी क्यों देना चाहती है बीजेपी? इस वजह से कि वो काबिल नेता है, उसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। अब अन्नामलाई को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में इस बात की चर्चा है, दिल्ली में इस बात को लेकर बहुत तेजी से इस चीज की चर्चा हो रही है, खासतौर पर आरएसएस में और बीजेपी में। बीजेपी ये चाहती है कि दक्षिण राज्यों में मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं से बनाया जाए, जिससे वहां की गणित को समझा जा सके। और जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जगहों पर भाजपा की सरकार है, वैसे ही तमिलनाडु, कर्नाटक, इन जगहों पर भी बीजेपी पहुंचे और वहां पर भी उसकी मजबूती बने। यानी कि पूरे देश में वो अपनी सरकार बनाने के, अलग अलग राज्यों बनाने का प्लान कर रहे हैं। हर आदमी का ये तो प्लान होता है, इसमें कोई सोचना भी किसी के लिए गलत नहीं है। तो वही प्लान जो अटल बिहारी वाजपेयी कभी कहा करते थे कि एक समय आएगा कि भारत के लगभग हर राज्यों में भाजपा की सरकार होगी, आज समय गड़बड़ है तो क्या हुआ। तो उसी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, उसी माइंडसेट को लेकर चल रहे हैं। इसलिए इस पार्टी से गठबंधन की इस डील को जो है, इस शर्त को जो है वो पूरा किया गया है। और खुद अन्नामलाई ने कहा है कि वो अध्यक्ष पद की, प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है। अब ये जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, ये बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती है अगर बीजेपी के साथ में आ जाए। अब सवाल उठता है कि अन्नामलाई ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया तो अन्नामलाई के साथ क्या होगा। देखिए, अन्नामलाई को मेहनत का तोहफा, दक्षिण राज्यों को खुश करने का मौका। अब अन्नामलाई की मेहनत को भी बीजेपी दरकिनार नहीं करेगी कि जहां पर हमारा वोट बैंक जो है, जहां हमारा आधार नहीं था, वहां आधार बनाने वाले व्यक्ति को ऐसे तो नहीं किनारे बैठाएगी। और यह भी आप मान लीजिए कि सीएम, डिप्टी सीएम वाले मामले में अगर मान लीजिए गठबंधन जीत जाता है तमिलनाडु में, तो ऐसा नहीं कि इनको मंत्री बना दिया जाएगा क्योंकि एडीएमके तैयार ही नहीं होगी, इसीलिए तो इनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवाया है। तो अब इनको कौन सी जिम्मेदारी ऐसी दे दी जाए कि दक्षिण राज्य भी खुश हो जाए और अन्नामलाई भी खुश हो जाए और तमिलनाडु की राजनीति भी चमक जाए। यानी कि एक तीर 3, 4, 5 निशाने, वो प्लान है अमित शाह का। अब उसी प्लान को समझिए। अब इन्होंने पार्टी की पहचान को तमिलनाडु में मजबूत किया, यह सबसे बड़ी चीज थी जिसकी वजह से इनको तोहफा मिलेगा। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पढ़े लिखे हैं, दक्षिण राज्यों में जिस फेस की तलाश करते हैं उसके लिए सबसे परफेक्ट चेहरा बैठते हैं। यंग है, लंबे समय तक संगठन में काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जहां पर वोट बेस बैंक नहीं, इनका जहां वोट बैंक नहीं था, वहां पर इन्होंने पूरी तैयारी करके 10, 11, 12% जो है अपने दम पर दिलवाया। तो अलग जगहों पर भी इनकी नीतियां, इनकी रणनीतियां अलग लेवल पर काम कर सकती हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कोई जिम्मेदारी देना कोई शायद गलत नहीं होगा। तो इनको दिल्ली भी इसीलिए शायद बुलाया गया है। चर्चा चल रही है, वैसे संजय जोशी भी इस रेस में दौड़ रहे हैं, इस रेस में शिवराज सिंह चौहान भी दौड़ रहे हैं। पर अब अन्नामलाई की एंट्री ने माहौल को गर्म कर दिया है। अन्नामलाई जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तमिलनाडु में, उसी प्रदर्शन को देखते हुए अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी यानी मेन कप्तान बनाने का प्लान कर लिया गया है। अब दक्षिण राज्यों में इसका प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अन्नामलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने के बाद इधर के प्रदेश नाराज हो जाएं। हालांकि ऐसी कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। अब सबसे बड़ी जो एक क्लैश जो मुझे नजर आती है कि आरएसएस में ये हो सकता है कि आरएसएस जो है वो संजय जोशी को आगे लेकर आ रही है, लगातार उनका नाम चल रहा है। इवन ये भी कहा जा रहा है, खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि संजय जोशी को आरएसएस ने अपनी तरफ से फाइनल कर दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसले का इंतजार है। लेकिन अगर अन्नामलाई
आते हैं और तराजू के पलड़े में बैठते हैं संजय जोशी और अन्नामलाई, तो अन्नामलाई का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि बीजेपी की जो भविष्य की नीति है वो है दक्षिण राज्यों में अब बीजेपी को मजबूत करना। अब अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। अब सोचिए लगातार मीटिंग, अब ये दौरे होंगे लगातार, अब और जहां जहां सरकारें, अब जहां पर चुनाव होने वाले वहां पर अमित शाह की रणनीतियां बनना शुरू हो गई, वहां उनको जमीन स्तर पर काम पर शुरू हो गया। रायपुर अमित शाह पहुंच चुके हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर सदन में अमित शाह क्या कह रहे थे वो भी आपने ध्यान दिया होगा, सीना ठोक के बात कर रहे हैं। यानी कि प्लानिंग तो पूरी बन चुकी है, बस एग्जीक्यूट करना है। और अमित शाह की पूरी प्लानिंग है कि ऐसे ही राज्यों में जहां बीजेपी पिछड़ रही है पर बीजेपी का जनाधार जो है वो तैयार हुआ। पश्चिम बंगाल में भी आप देखिएगा कि जहां 0, 1, 2, 10 भी ऐसी सीटें आ रही थी, वहां से उठ के जो है अच्छे नंबर्स पर बीजेपी पहुंची। तो कहीं ना कहीं यकीन है लोगों को, कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी अब जो है इन राज्यों में भी सरकार बना सकती है। ममता बनर्जी को भी ऐसे ही घेरा जा सकता है। तमाम मुद्दे, आरजीकर का मामला हो, फिर अवैध घुसपैठियों के आने जाने का मामला हो, बॉर्डर का मामला हो, तमाम तरीके के मामलों में उनको घेरा जा सकता है। स्टालिन के कई विवादित बयान हैं, लेकिन स्टालिन की जो जड़ है तमिलनाडु में वो बहुत मजबूत है और उस जड़ को कमजोर करने के लिए ही अमित शाह गठबंधन करेंगे और उस गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। और हो सकता है कि इस बार तमिलनाडु में भी तख्ता पलट हो जाए और बीजेपी गठबंधन के सहारे ही इतना सही सत्ता में जरूर आ जाएगी। और अन्नामलाई के जो प्रयास थे, अन्नामलाई के जो काम करने का तरीका था, उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां पर फायदा मिलने वाला है। पर विपक्ष तो नाराज है, क्योंकि अन्नामलाई ने अपने विपक्ष को पुरजोर पटका, वो चाहे डीएमके हो चाहे एआईडीएमके हो, सबको लताड़ा, सबको। अब उसी का एक नतीजा है कि पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नहीं देखना चाह रही थी। अमित शाह पहले वहां पहुंचते हैं तमिलनाडु, वहीं पर ये डील होती है। कुछ दिन बाद अन्नामलाई का बयान आ जाता है कि वो अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है। अब फिर खबरें आती है कि वो दिल्ली आए हैं। अब दिल्ली में क्या चर्चा चल रही है ये तो आने वाला समय बताएगा। आप बताइए, क्या दक्षिण राज्यों में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए अन्नामलाई के चेहरे पर बीजेपी को मुहर लगा देनी चाहिए या फिर बीजेपी को किसी और सीनियर लीडर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। खबर शेयर कीजिएगा, लोगों तक बताइए कि बीजेपी की सोच क्या चल रही है दक्षिण राज्यों को लेकर, और साथ ही साथ अध्यक्ष पद को लेकर क्या जो है खिचड़ी पक रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।